हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हाईकोर्ट का निर्देश, टीजीटी नियुक्ति में खामियों की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं और 2034 रिक्त पदों को शीघ्र भरें। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नियुक्ति मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने मीना कुमारी व अन्य बनाम राज्य सरकार मामले में सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में कई खामियों की ओर इशारा किया है। वहीं अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लेते पूरे मामले की जांच के लिए वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने झारखंड सरकार और जेएसएससी को शेष 2034 रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया है। वन मैन कमेटी झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस एसएन पाठक की अध्यक्षता में बनेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि कमेटी को संदर्भ बिंदुओं के आधार पर पूरी प्रक्रिया की गहन जांच करनी होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार, इंद्रजीत सिन्हा व अपराजिता भारद्वाज ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने अदालत को बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता और पारदर्शिता की कमी रही है। इस आदेश को टीजीटी अभ्यर्थी के लिए एक बड़ी राहत और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा। प्रार्थियों की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई और न ही कोर्ट के सामने कोई लिस्ट पेश किया गया। राज्य में फिर बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्य में लगातार मानसून की बारिश देखी जा रही। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश को लेकर राज्य के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के कई जिलों में 4 सितंबर तक तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की आशंका जताई गई है। वहीं मंगलवार और बुधवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 2 सितंबर को इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लिए जा सकते हैं फैसले। झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की अगली बैठक मंगलवार 2 सितंबर 2025 को अपराह्न 2:30 बजे से आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन रांची स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इस बैठक में शिक्षा और भारी वर्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों और नीतिगत निर्णयों पर चर्चा होने की संभावना है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले एजेंडों पर विचार कर आगामी योजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक को लेकर सरकारी महकमे में तैयारियां तेज हो गई है। करम पर्व से पहले झारखंड की महिलाओं को मिलेगा मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त का तोहफा। कर्म पर्व से पहले झारखंड की महिलाओं को राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण तोहफा देने जा रही। मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये की राशि की 13वीं किस्त भेजी जाएगी। इस संबंध में सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 31 अगस्त से राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विभाग ने मैया योजना के लाभार्थियों के खाते में राशि भेजने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिनों में यह राशि महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगी। इससे पहले जुलाई महीने में रक्षाबंधन के मौके पर भी एक किस्त जारी की गई थी, ताकि त्यौहार के समय महिलाओं को किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अब करम पर्व के पहले भी राज्य सरकार अपनी बहनों को यह तोहफा देने जा रही है। इस बार की किस्त से 50 लाख से अधिक महिलाओं को फायदा होगा। जुलाई महीने में भी 50,30,000 से ज्यादा महिलाओं को मैया योजना का लाभ मिला था। चाईबासा में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से 5 लाख रुपए की लूट। बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे थे कर्मी। बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से चाईबासा में लूट की घटना घटी है। बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा जमा करने जा रहे आईबीपी पेट्रोल पंप के मालिक पुनीत सेठिया के 2 कर्मचारियों से 5 लाख रुपए लूट लिए गए। इस वारदात को 3 हथियारबंद अपराधियों ने सुबह करीब 10:30 बजे अंजाम दिया। लुटेरों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को पिस्टल की बट से मारकर भी घायल किया। दोनों घायल कर्मचारी को सदर अस्पताल ले जाया गया। जानकारी मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिवम ट्रेडिंग पेट्रोल पंप के कर्मचारी विमलेश कुमार और संजय बैंक में पैसा जमा करने गए थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने दोनों को घेर लिया। अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर पैसा छीन लिए। सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार ने खबर की पुष्टि की है। सीसीटीवी से घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की पहचान की जा रही। फूड सेफ्टी ऑफिसर व सीडीपीओ का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर जेपीएससी कार्यालय के सामने परीक्षार्थियों का प्रदर्शन। जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा में हो रही देरी को लेकर जेपीएससी परीक्षार्थियों ने सोमवार को जेपीएससी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने कहा कि 1.5 साल परीक्षा दिए हो गए लेकिन रिजल्ट जारी नहीं कर रहा। जेपीएससी परीक्षा तो लेता है लेकिन रिजल्ट दबाकर रखता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पदों के लिए 27 मई 2024 को परीक्षा हुई थी। इसका विज्ञापन जून 2023 में निकाला गया था और 10 जून 2024 को साक्षात्कार की तिथि तय की गई थी, लेकिन आज तक न रिजल्ट आया और न ही प्रक्रिया आगे बढ़ी। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि झारखंड में फूड सेफ्टी ऑफिसर न होने से बाजार में धड़ल्ले से मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। जांच एजेंसी न होने से आम जनता की सेहत खतरे में है। इसी तरह सीडीपीओ की पीटी परीक्षा 10 जून 2024 को हुई थी, जिसका रिजल्ट 15 जुलाई को जारी हुआ। केवल 16 दिन की तैयारी अवधि देकर 2 से 4 अगस्त 2024 को मुख्य परीक्षा आयोजित कराई गई। इसमें 64 पदों पर नियुक्ति होनी थी, जिसमें 50% सीटें महिलाएं के लिए आरक्षित थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी परिणाम की घोषणा नहीं हुआ है। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जेपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था अब आंदोलनकारियों का अस्थायी ठिकाना बन चुकी है। हर बार रिजल्ट जारी कराने के लिए छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ता है। धनबाद में नहाने के दौरान नदी में डूबी संध्या का 5वें दिन शव बरामद। धनबाद के झरिया के सुदाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत दामोदर नदी स्थित बैक क्वार्टर छठ घाट पर स्नान करने के दौरान लापता हुई संध्या कुमारी का शव सोमवार को 5वें दिन बरामद हुआ। उसका शव बंद 5 नंबर बालू बंकर के पास टासरा घाट स्थित झाड़ियों में फंसा मिला। शव मिलने की सूचना पर गौशाला ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को बुलाया। मृतकों के भाई रोहित कुमार ने शव की पहचान अपनी बहन संध्या के रूप में की है। इस संबंध में गौशाला ओपी प्रभारी सत्यानंद कुमार ने बताया कि शव 5 दिन तक पानी में रहने से पूरी तरह से खराब हो गया है और उससे तेज दुर्गंध निकल रही थी। कपड़े से शव की पहचान हुई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद के SNMMCH भेज दिया। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को कर्म पूजा के अवसर पर 5 बच्चियां पूजा की डाली लेकर नदी में स्नान करने उतरी थी। इसी दौरान अचानक तेज बहाव में सभी बच्चियां गहराई में चली गई। ग्रामीणों और मछुआरों की तत्परता से 3 बच्चियां सुरक्षित बाहर निकल गई थी। खोजबीन के दौरान एक बच्ची को बिटसा पुल के पास अचेत अवस्था में नदी से बाहर निकाला गया था, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान रुक्मणी कुमारी के रूप में हुई थी। 5वीं बच्ची संध्या कुमारी लापता थी। सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का होगा आकलन, रेगुलाइजेशन की पहल। राज्य सरकार में लंबे समय से सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का अब आकलन होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसकी पहल शुरू कर दी है। इस आकलन के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की अद्यतन स्थिति के साथ रेगुलाइजेशन में पड़ने वाले वित्तीय बोझ का भी आकलन किया जाएगा। आकलन के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। वित्त विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेश बाखला के हस्ताक्षर से जारी पत्र में विभागों को पूरी जानकारी भेजने का निर्देश दिया गया है। आकलन के बाद नियमितीकरण के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का पता चलेगा। सिमडेगा में बाइक के टक्कर से एक छात्रा की मौत, दूसरी घायल। मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के टेंसेरा मोड़ के पास साइकिल से स्कूल जाती हुई 2 छात्राओं को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा घायल है। जानकारी के मुताबिक कुल्लू केरा निवासी माही कुमारी नामक 10वीं की छात्रा अपनी दीदी शिवानी के साथ श्रद्धानंद +2 स्कूल टेंसेरा जा रही थी। इसी क्रम में टेंसेरा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बाइक उनकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों छात्रा दूर जा गिरी। घटना में छात्रा माही की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिवानी घायल है। घटना के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक सदर अस्पताल पहुंचकर हालचाल लिए। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस सदर अस्पताल पहुंचकर शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद छात्रा की भी मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छोटी सी बच्ची की मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग सदर अस्पताल पहुंचे। इधर जिले में बड़ी सड़क दुर्घटनाओं से आम लोग परेशान है। आए दिन युवक मोटरसाइकिल में तेज रफ्तार और स्टंटबाजी के कारण अपने साथ दूसरों के लिए भी काल बना रहे हैं।
हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जांच के लिए बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 हाई स्कूल शिक्षक बहाली से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए अहम आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में दायर कुल 258 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। अदालत ने कमेटी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं के दावों की जांच कर नियुक्ति की अनुशंसा करे। इस मामले में अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, चंचल जैन और अमृतांश वत्स समेत कई अधिवक्ताओं ने पैरवी की। गौरतलब है कि यह प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के माध्यम से वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। परीक्षा के जरिए कुल 17,572 पदों पर शिक्षक की नियुक्ति की जानी थी। झारखंड में नक्सलियों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण, JJMP सुप्रीमो समेत 9 उग्रवादी ने किया सरेंडर। झारखंड के इतिहास में नक्सलियों द्वारा सबसे बड़ा आत्मसमर्पण किया गया। झारखंड जन मुक्ति परिषद JJMP के सुप्रीमो समेत 9 उग्रवादियों ने लातेहार पुलिस के सामने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 5 नक्सली इनामी भी है। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के एक साथ आत्मसमर्पण करने की यह पहली घटना है। नक्सलियों ने पुलिस के सामने 5 AK-47 राइफल समेत कुल 12 हथियार भी जमा किए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लातेहार SP कुमार गौरव के नेतृत्व में लातेहार पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा झारखंड जन मुक्ति परिषद के नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लातेहार SP कुमार गौरव के नेतृत्व में लातेहार पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा झारखंड मुक्ति परिषद के नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सली संगठन में खलबली मच गई थी। इस बीच नक्सलियों ने पुलिस से संपर्क किया और पूरे दस्ते के साथ आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। इसी क्रम में सोमवार को JJMP नक्सली संगठन के सुप्रीमो रविंद्र यादव के नेतृत्व में संगठन के 9 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। झारखंड में नई शराब नीति लागू, निजी हाथों में बिक्री, चालू वित्तीय वर्ष में 4,000 करोड़ कमाई का है लक्ष्य। नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में 1 सितंबर से खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में चली गई है। राज्य सरकार के निर्णय के बाद पिछले कई दिनों से उत्पाद विभाग ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू की थी, जो पूरी हो गई है। इसके तहत सोमवार से खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों को सौंप दिया गया है। राज्य में कुल 1343 शराब दुकान है। इनमें से 1184 कंपोजिट और 159 देसी शराब दुकान है। कंपोजिट दुकान में देसी और विदेशी दोनों शराब बिकेगी, जबकि देसी शराब दुकानों में सिर्फ देसी शराब मिलेगी। खुदरा दुकान को शराब मुहैया कराने के लिए सरकार ने 8 शराब डिपो के स्थान पर 21 डिपो बनाया है, जिसमें खुदरा शराब दुकानों को जोड़ा गया है। उत्पाद विभाग ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि खुदरा शराब दुकानों को 3 दिन का ही स्टॉक रखने का अधिकार होगा, जिसकी जांच समय समय पर की जाएगी। उत्पाद विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में शराब बेचकर करीब 4,000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक यानी 7 महीनों के लिए कुल 2500 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य तय किया है। इसके तहत प्रत्येक जिला उपायुक्त को उनके क्षेत्र के अनुसार लक्ष्य दिए गए हैं। इससे पहले चालू वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीने 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के लिए पुरानी नीति के तहत करीब 1500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। इस तरह वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल राजस्व का लक्ष्य 4,000 करोड़ रुपए है। बिहार में गरजे हेमंत सोरेन, केंद्र पर साधा निशाना, बोले हिम्मत है तो देश की गद्दी छोड़कर कराएं वोटर रिवीजन। CM हेमंत सोरेन की बिहार में दमदार एंट्री हुई। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत कर अपनी बात रखी। पूरे भाषण में CM हेमंत ने केंद्र को निशाने पर रखा। हेमंत सोरेन ने कहा कि हिम्मत है तो देश की गद्दी छोड़कर वोटर का रिवीजन करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहा कि यह 30 मार खा नहीं है, जनता सब जानती है। CM ने कहा बिहार का चुनाव देश की दिशा तय करेगा। उन्होंने किसानों, मजदूरों, दलितों और आदिवासी से एकजुट होने की अपील की और कहा कि अगर ये तकबे एक साथ खड़े हो जाएं तो ये कहीं नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने कहा कि दूर दूर तक अपनी आवाज़ पहुंचाए कि किस तरह की कालाबाजारी चल रही है। CM हेमंत ने कहा कि झारखंड और बिहार दोनों एक साथ आगे बढ़े हैं, लेकिन दोनों ही राज्यों से बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों का पलायन हुआ है। उन्होंने दावा किया कि आज झारखंड में काफ़ी हद तक पलायन पर रोक लगा दिया गया है।
उन्हें आर्थिक रूप से मदद दी गई, अब पुरुषों को भी प्रवासी मजदूर बनने से रोकेंगे। सीएम हेमंत ने केंद्र को निशाने पर लेते हुए कहा कि झूठे जुमले देकर जुमले चुराते हैं, धन बल की ताकत पर नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री खरीदते हैं। ये जमात टिकने वाला नहीं है। ये वोट चोरी आज से नहीं, पहले से हो रही है। राहुल गांधी पहले से ही इस पर नजर बनाए हुए थे, इसलिए वोट चोरी करने वाला समूह अब पकड़ा जा चुका है। आपके सामने उनका पर्दाफाश किया जा रहा ये चुनाव पूरा देश बचाने का चुनाव होगा। सीएम ने केंद्र को निशाने पर रखते हुए कहा कि इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। जेल के अंदर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, फिर भी झारखंड में हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अगर मैं जेल से बाहर होता तो लोकसभा में उनका खाता खुलने नहीं देता। रिम्स में पैरामेडिकल छात्रों का प्रदर्शन, प्रबंधन ने दी सख्त चेतावनी। रिम्स में पैरामेडिकल छात्रों और एमबीबीएस छात्र के बीच हुई झड़प के मामले की जांच के लिए गठित समिति के समक्ष दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी और आपसी सहमति से समझौता भी किया था। उस समय पैरामेडिकल छात्रों ने आश्वासन दिया था कि वे सेवाओं में व्यवधान नहीं डालेंगे। इसके बावजूद सोमवार को पैरामेडिकल छात्र पुनः चिकित्सक अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन पर उतर आए और मुख्य शैक्षणिक भवन के प्रवेश द्वार को अवरोध कर दिया। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि जो छात्र इस प्रदर्शन में शामिल होकर कक्षाओं से अनुपस्थित हो रहे हैं, उन्हें नियमावली के अनुसार अनुपस्थित चिन्हित किया जाएगा। यदि उनकी उपस्थिति न्यूनतम मानक से कम रह जाती है तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही यह भी संज्ञान में आया कि कुछ लोग छात्रों को भड़काने के काम कर रहे हैं। समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही। मेडिकल और पैरामेडिकल इंटर्न का 1 महीने का वेतन रोकने सहित दंडात्मक कदम उठाए गए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। करम पूर्व संध्या समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन कहा, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को मोराबादी मैदान में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड वासियों को कर्म महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत दी है। पूरा आदिवासी समाज एकजुट रहकर इस विरासत को इसी प्रकार आगे बढ़ाएं। आदिवासी समुदाय की सुरक्षा के लिए देश में कई कायदे, कानून और व्यवस्थाएं बनाई गई है। पूरी दुनिया में आदिवासी समाज के प्रति हमेशा विचार विमर्श होता रहा। आज आदिवासी समाज कई कारणों और नीतियों की वजह से इधर उधर बिखर जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान पीढ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म और माध्यमों के जरिए हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभी लोग करम महोत्सव धूमधाम से मनाएं। आज बहुत ही खुशी का माहौल है। राज्य में अलग अलग गांव, मोहल्ले व टोलों में करम महोत्सव मनाया जा रहा है। सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि जहां जहां हमारे आदिवासी समुदाय के लोग बसे हैं वहां भी करम महोत्सव की तैयारी की गई। सभी लोग बहुत धूमधाम से करम महोत्सव मना रहे हैं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। रामदास सोरेन के निधन से खाली हुए घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी में चुनाव आयोग जुट गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ इस सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 1 सितंबर को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी उपचुनाव के लिहाज से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू करने की जानकारी प्रदान की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि यह पुनरीक्षण 1 जुलाई 2025 के आहर्ता तिथि के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति इसमें शामिल न हो। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें ताकि मतदाता सूची तैयार करते समय पूरी तरह वेरिफिकेशन हो जाए और पात्र नागरिक शामिल हो सके। के रवि कुमार ने बताया कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों को पुनर्गठित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 2 सितंबर यानी मंगलवार को किया जा रहा है। इसके लिए दावा एवं आपत्ति जमा करने की अवधि 2 सितंबर से 17 सितंबर तक है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, हटाने के लिए फॉर्म 7 एवं संशोधन के लिए फॉर्म 8 जमा किए जा सकते हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 सितंबर यानी सोमवार को किया जाएगा।
दरोगा मीना सिंह पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बनी अभियुक्त, प्रोसिक्यूशन कंप्लेन दायर। विवादों में घिरी महिला दरोगा मीना सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई है। टुप्पू-दाना ओपी की पूर्व प्रभारी रही प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अभियुक्त बनाते हुए प्रोसिक्यूशन कंप्लेन पीसी दायर की है। मामला ECIR संख्या 8/2025 के तहत दर्ज किया गया है। हालांकि फिलहाल ईडी की शिकायत पर विशेष PMLA कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन अदालत ने सुनवाई के लिए 17 सितंबर 2025 की तारीख निर्धारित की है। बता दें कि मार्च 2024 में ईडी ने मीरा सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से 12.5 लाख रुपए नकद और 8 मोबाइल फोन बरामद किया गया था। पूछताछ के दौरान मीरा सिंह बरामद नकदी के स्रोत में संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी थी। इसी आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया था। गौरतलब है कि मीरा सिंह पहले भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर चुकी है। खूंटी में पदस्थापन के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो SCB ने उन्हें 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। ईडी ने अब SCB द्वारा दर्ज उस केस को टेक ओवर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। मीरा सिंह राज्य की पहली महिला पुलिस अधिकारी है जिन्हें ईडी ने किसी मामले में आरोपी बनाया है। SCB के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त बनाए जाने के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई है। देवघर में ई-रिक्शा और ऑटो चालकों का हड़ताल, प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप, यात्री परेशान। देवघर में ऑटो और ई-रिक्शा चालक अपनी मांगों को लेकर सोमवार को एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। सैकड़ों की संख्या में चालक वीर कुंवर सिंह चौक पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं। उनका आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा उन पर जुल्म व अत्याचार किया जा रहा। चालकों ने अवैध वसूली का आरोप भी लगाया है। इधर हड़ताल के कारण ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन नहीं हो रहा, जिससे जसीडीह रेलवे स्टेशन, देवघर रेलवे स्टेशन, टावर चौक सहित पूरे शहर में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही। एक ऑटो चालक ने बताया कि प्रशासन द्वारा आए दिन जगह जगह पर वाहनों को रोककर चालान काटा जाता है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि दिन भर मेहनत करके कुछ पैसा कमाते हैं, लेकिन अवैध वसूली की वजह से उनकी मेहनत का पैसा बर्बाद हो जाता है। मुख्य सचिव ने कहा, स्वास्थ्य मद में 15वें वित्त आयोग की 50% राशि का खर्च अक्टूबर के मध्य तक सुनिश्चित करे। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने स्वास्थ्य मद में 15वें वित्त आयोग की 50% राशि का खर्च अक्टूबर के मध्य तक सुनिश्चित करने का निर्देश सभी उपायुक्तों को दिया है। कहा कि 50% राशि खर्च होने के बाद ही केंद्र से 1020 करोड़ की बकाया राशि पर दावा किया जा सकता है। उन्होंने उपायुक्तों को मिशन मोड में तत्परता से कार्य करने पर बल दिया। इसके लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया ताकि यह पता चलता रहे कि आगे कैसे बढ़ना है। मुख्य सचिव सोमवार को 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य मद की राशि के खर्च को लेकर समीक्षा बैठक कर रही थी। मुख्य सचिव ने कहा कि जहां भवन का निर्माण हो चुका है वहां जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मुख्यालय से प्राप्त कर उसे क्रियाशील करे। इसकी हर सप्ताह समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया। कहा कि राज्य के दौरे के क्रम में उन्होंने कई जगह देखा कि स्वास्थ्य केंद्र का भवन बन गया है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा बहाल नहीं हुई है। भवन बना है तो उसका उपयोग भी सुनिश्चित होना चाहिए। उपयुक्त जरूरी सुविधा मुहैया कराते हुए उसे चालू कराए ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। जहां निर्माण पूर्ण हो चुका है उसका भुगतान करने और डाटा को अद्यतन करने को कहा। सेवा पखवाड़ा को भव्य बनाने में जुटी भाजपा, पीएम मोदी के जन्मदिन पर होंगे कई कार्यक्रम। सेवा पखवाड़ा के जरिए भारतीय जनता पार्टी इन दिनों जनता का विश्वास जीतने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हो रहे इस सेवा पखवाड़ा को भव्य बनाने के लिए पार्टी ने कार्यक्रमों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है, जो आगामी 2 अक्टूबर तक चलेगा। सेवा पखवाड़ा के तहत पार्टी ने कार्यकर्ताओं की इस नवरात्रि में सभी पूजा पंडालों की सफाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा स्वच्छता अभियान के साथ साथ वृक्षारोपण, स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार और इसे लेकर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने बताया कि भाजपा का मानना है कि सिर्फ चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं है, राजनीति में सेवा भाव भी रहना जरूरी है। इससे कार्यकर्ताओं में सामाजिक भाव का एहसास होता है, जिससे उनमें सामाजिक चरित्र का विकास होता है। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है और उसी दिन सौभाग्य से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, जो देश के नव निर्माण में लगे हुए हैं। इस मौके पर देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा।
झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, 4 सितंबर तक सामान्य से कम बारिश का अनुमान। झारखंड में मानसूनी सिस्टम अभी कमजोर पड़ गया है, जिसके चलते राज्य में 4 सितंबर तक सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 5 सितंबर से 11 सितंबर तक एक बार फिर राज्य भर में सामान्य बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने अपने ताज़ा मौसम अपडेट में 2 सितंबर की सुबह 8:30 बजे से 3 सितंबर की सुबह 8:30 बजे के बीच के लिए ताज़ा चेतावनी जारी की है, जिसमें राज्य के दक्षिणी हिस्से वाले 6 जिले गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 2 से 6 सितंबर तक राज्य भर में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झोंके चलने और मेघ गर्जन एवं वज्रपात होने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची में कांग्रेस कार्यालय घेरने निकली बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए कहे गए अपशब्द के खिलाफ झारखंड बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। महिला नेता और कार्यकर्ता जयपाल सिंह स्टेडियम से आक्रोश मार्च निकालते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को घेरने पहुंची। पुलिस ने उन्हें रांची विश्वविद्यालय के मेन गेट के सामने रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर बैठकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। महिला बीजेपी ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में पीएम मोदी की मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की थी। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस के साथ बड़ी संख्या में पुरुष कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को काफी पसीना बहाना पड़ा और हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। दरअसल दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नामक व्यक्ति ने पीएम मोदी और उनकी माता के खिलाफ अपशब्द कहे थे। इसका वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने इसे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद की सियासी संस्कृति का हिस्सा बताकर तीखा हमला बोला। बीजेपी इसे मतदाताओं के बीच भावनात्मक और नैतिक मुद्दे के रूप में उठा रही है। रांची में पेंशन योजनाओं की होगी जांच, डीसी ने दिए निर्देश। रांची में चल रही बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसे केंद्र सरकार की योजनाओं की अब सामाजिक जांच, सोशल ऑडिट होगी। इसके लिए सोमवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री ने ऑनलाइन बैठक की। बैठक में सामाजिक सुरक्षा विभाग के अफसर रविशंकर मिश्रा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी अंचल अधिकारी मौजूद थे। हर प्रखंड और पंचायत में जगह तय कर सामाजिक जांच कराई जाए। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनकी सूची जिला कार्यालय को दी जाए। योजनाओं की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि ग्राम सभा की भागीदारी जरूरी होगी और ऑडिट टीम को समय पर सभी कागजात देने होंगे। सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक रविशंकर मिश्रा ने बताया कि इस जांच का मकसद यह है कि पेंशन का लाभ सही पात्र लोगों को समय पर मिले और अगर कहीं गड़बड़ी हो तो उसे तुरंत सुधारा जा सके। डीसी ने अफसरों को निर्देश दिया कि कोई भी योग्य व्यक्ति पेंशन से वंचित न रहे। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाए और पूरी पारदर्शिता रखे। गिरिडीह में कमजोर दिखी स्वास्थ्य व्यवस्था, गर्भवती महिला को खाट के सहारे पहुंचाया गया अस्पताल। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां आदिवासी खटोरी पंचायत के जेवड़ा गांव में सड़क नहीं रहने की वजह से एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक खटिया पर टांग कर कंधा के सहारे लाया गया। बताया गया कि नरेश सोरेन की 19 वर्षीय पत्नी सलगी मुर्मू गर्भवती थी और इस दौरान प्रसव पीड़ा से परेशान थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी की जाने लगी। लेकिन एम्बुलेंस या मोटरसाइकिल के लिए गांव पहुंचने तक रास्ता नहीं होने की वजह से परिजनों और ग्रामीणों ने गर्भवती महिला को खटिया पर लेटाकर कंधे के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। उसके बाद फिर वहां से तीसरे स्थित स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। लोगों ने बताया कि आज़ादी के बाद से अब तक इस गांव को जोड़ने वाली सड़क नहीं बनी है। एक नदी पार कर लोगों को निकलना पड़ता है। अभी बरसात का मौसम है, नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में पूरा गांव टापू बन गया है। आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर खाट पर महिला को अस्पताल लाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा और लोग स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। झारखंड के 543 स्कूल पास, 198 फेल, शिक्षा परियोजना परिषद ने जारी किया रिपोर्ट। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूल प्रमाणीकरण राउंड 1 की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में राज्य के 741 स्कूलों का मूल्यांकन हुआ, जिसमें से 543 स्कूल पास हुए हैं, जबकि 198 स्कूल फेल हो गए हैं।
परिषद के निदेशक शशि रंजन ने कहा कि रिपोर्ट में सिर्फ पास फेल दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें हर स्कूल की ताकत और कमजोरियां भी बताई जाएंगी। इससे स्कूलों को अपनी कमियां सुधारने में मदद मिलेगी और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी। सितंबर महीने में राज्य स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सफल स्कूलों को सर्टिफिकेशन और सम्मान देंगे। इसके अलावा सभी जिलों में भी 15 दिनों के भीतर छोटे छोटे समारोह होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को प्रोत्साहित किया जा सके। यूरिया की किल्लत होगी दूर, जिलों को 2250 मीट्रिक टन यूरिया की होगी आपूर्ति। पलामू जिला में यूरिया खाद मंगलवार को यूरिया की नई खेप पहुंच रही है। जिला कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंगलवार को 2250 मीट्रिक टन यूरिया की रैक पहुंचने के बाद किसानों के बीच यूरिया की किल्लत की समस्या खत्म होने की पूरी संभावना है। वहीं पूर्व में प्राप्त यूरिया का आवंटन विभिन्न लैंप्स और पैक्स के माध्यम से किसानों के बीच लगातार कराया जा रहा। बताते चले कि पलामू जिले को लगभग 3000 मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता है। इससे पूर्व जिले को 850 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया था। दोबारा 2250 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने से यूरिया की किल्लत खत्म होने की पूरी संभावना है। यूरिया बांटने के दौरान विभिन्न पैक्स केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही थी, जहां किसान सुबह से ही यूरिया के लिए सुबह से ही लाइन में लगते रहते थे। हालांकि अब धीरे धीरे पूर्व में आवंटित यूरिया खत्म होने के कगार पर है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।